Hello, this is Amandeep Singh. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk, and SSC CGL pre-examination. I have worked in Career Launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate how to crack the competitive examination and as a faculty how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. So कोरा पे अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट इट विल बी वर्थ शेयरिंग दिस क्वेश्चन ऑन यूट्यूब ऑल्सो टू रीच ग्रेटर ऑडियंस. So question is, how can I start my preparation for IBPS PO 2024 as I started my preparation from this January, and is it enough time to crack the exam? So देखो, आपका PO 2024 IBPS PO 2024 का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है प्री, और नवंबर 2024 में मेंस शेड्यूल्ड है. तो अभी से मान के चलिए आपके पास 9 महीने हैं अराउंड. अब अगर आप 9 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं, सो इन जनरल इट इज़ अ सफिशियंट टाइम. बट आपका बैकग्राउंड प्रिपरेशन कितना है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज बेस कितना है, इस पे मेजरली डिपेंड करेगा. इन जनरल तो देखो, मैं बैंक और एसएससी की कोचिंग जब पढ़ाता भी था तो 4 महीने के अराउंड बैंक पीओ की कोचिंग का कोर्स ड्यूरेशन होता था. बट देखो, किसी के लिए वो कोचिंग एक ब्रशअप खाली होता था, और किसी के लिए एक कोचिंग के पूरे ड्यूरेशन में भी सफिशिएंट बेस नहीं बन पाता था. तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी अब तक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है. इसको जज करने के लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग से जो बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि आप पिछले 4-5 साल पुराने IBPS PO के पेपर में से कोई भी पेपर उठाओ. आप 2 साल पुराना कोई पेपर उठाओ, एज्यूमिंग कि आपने वो पेपर पहले सॉल्व नहीं किया है. अगर आपने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं 2 साल पुराने IBPS PO के, तो आपके लिए वो बायस्ड जजमेंट हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड द अप्रोच रिक्वायर्ड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो मान लो आपने 2 साल पुराना 3 साल पुराना IBPS PO का क्वेश्चन पेपर उठाया, कई बुक्स मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आपको आराम से मिल जाएगा, और उसको एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप दो. एग्जाम लाइक सिचुएशन मतलब कि 2 घंटे का अगर टाइम स्लॉट है IBPS PO का, तो आप 2 घंटे उसको बैठ के दो. उसमें ना आप इंटरनेट से हेल्प लो, ना आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लो. एग्जाम लाइक सिचुएशन में जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में अपियर होते वैसे आप दो उसको. अब उसके बाद आप कैलकुलेट करो आपके कितने नंबर आ रहे हैं. मान लो आपके 200 में से 80 नंबर आए उसमें, और फिर आप देखो कि आपका एक्चुअल कट ऑफ कितना गया था इस एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर का उस साल में. मान लो कट ऑफ गया था 100 नंबर और आपके आए हैं 80 नंबर, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सही ट्रैक पे हो आप, आपका सिलेबस बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है ऑलरेडी. सो आपको जो ऑलरेडी आते हैं कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करना है, और कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा. एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है. मतलब एफर्ट लगेगा, 2-4 घंटे रोज दीजिए. अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी 3-4 घंटे रोज मैनेज करने की कोशिश करिए. लेकिन अगर आपका गैप 20 नंबर का है, 10 नंबर का है एक्चुअल एग्जामिनेशन के कट ऑफ से, तो आप जॉब अगर कर भी रहे हैं तो जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है. अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपके आए थे 80 नंबर और कट ऑफ गया है 150 नंबर. मतलब आप मान के चलिए 200 नंबर के पेपर में जब कट ऑफ 100 नंबर था तो आप 10% पीछे थे. 200 नंबर का 10% 20 नंबर हुआ, तो आप 10% पीछे थे टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स के. अब अगर 150 आए हैं, कट ऑफ 150 गया है और आपके 80 हैं, तो आप 70 नंबर पीछे हो. 70 नंबर मतलब कि आप 35% पीछे हो. या मान लो आपके 50 नंबर है, 150 गया कट ऑफ, तो आप 100 नंबर पीछे हो, 50% पीछे हो. देखो, अगर आप 40-50% या उससे ज़्यादा पीछे हो तो आपको काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है. अभी आपका जो अभी का नॉलेज लेवल है, नॉलेज बेस है, उसमें काफ़ी गैप्स हैं, उसमें टाइम लगेगा. इस केस में तो आपको 9 महीने अच्छा खासा एफर्ट देना पड़ेगा IBPS PO 2024 के लिए. अब तीसरा केस भी ले लेते हैं जो जनरली होता नहीं है, कि आपने यही पेपर दिया था और आपके आए थे 120 नंबर और कट ऑफ गया 100 नंबर. मतलब आपने एग्जाम लाइक सिचुएशन में आज उठा के पेपर दिया, पिछले 1-2 साल 3 साल पुराना कोई भी फर्स्ट टाइम दिया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चंस विच केम,
और आपने ऐसे ही दिया और आपके 120 है और कट ऑफ 100 नंबर गया था, तो आप मान के चलो आपका अच्छी खासा नॉलेज बेस है। आप आंख बंद करके भी दे रहे हो अपना रैंडम जाके, तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो अभी। तो हाँ, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन मॉक देना चाहिए, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई आपको एफर्ट की ज़रूरत है नहीं। बट ये केस जनरली होगा नहीं, या तो आपके एक्चुअल कट ऑफ से 10-20 नंबर कम आएंगे या 40-50-60 नंबर कम आएंगे ऐसा। तो अब देखिए इन केस में क्या करना है। अगर आपके टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स से 40-50% नंबर कम आ रहे हैं, तो देखो आपको काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप बेसिक बुक्स उठाओ, कोई कोचिंग ज्वाइन करो तो उनका स्टडी मटेरियल पढ़ो, नहीं तो आपकी RS अग्रवाल, अरुण शर्मा क्वांट के लिए, फिर रीजनिंग के लिए ऐसे ही आप बुक्स उठा लो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग हैबिट्स का बहुत बेनिफिट रहता है बैंक PO के एग्ज़ाम में। तो आपको हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे, और मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके इतने कम नंबर आए हैं 2 साल पुराने पेपर में, तो आपका इंग्लिश भी वीक ही होगा। अनलेस एंड ये केस है कि नहीं आपने इंग्लिश बहुत अच्छा करा था, मैथ रीजनिंग में बहुत ही बुरा करके आए हो, वो एक केस हटा दे, लेकिन अदरवाइज आपका इंग्लिश भी वीक होगा। तो आप हिंदू के एडिटोरियल पढ़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल फेस प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दोज आर्टिकल्स। टाइम लगेगा, आपको डिक्शनरी खोल के बार बार बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डिक्शनरी में आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी मिल जाएगा, तो भी आपको कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत हो सकती है कि ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, आर्टिकल की जिस्ट क्या है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है, आपको इसके लिए गाइड कर देंगे कि ये एडिटोरियल एनालिसिस ऐसा। तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मैथ्स में भी आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे क्वांट के, फिर स्पीड बिल्ड करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में भी सिमिलरली आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरल नॉलेज तो आप पढ़ते रहो, डेली 2-3 घंटे दो उसको, अखबार पढ़ो, मंथली कैप्सूल्स पढ़ो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। तो इस वाले केस में आपको थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत ज़्यादा है। सो आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर यू आर लाइंग, वो आपको जज करना पड़ेगा। बट हाँ, आप जहाँ लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेरे समझ से ये प्लान सूटेबल है। अब बारी आती है मॉक्स की। मॉक्स आप दीजिए, मेरे समझ से जब आप एक्चुअल कट ऑफ से 10-20-30% भी नीचे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस आधे से 2/3 तक कवर हो गया है, तब आप मॉक्स दीजिए। देखो मॉक्स की ब्यूटी मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये है, मॉक्स एकदम बिगनिंग में नहीं देना है प्रिपरेशन के, एकदम एंड में नहीं देना है। बिगनिंग मतलब कि जब आपको कुछ आता ही नहीं है क्वेश्चंस का जो उस एग्जाम में पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप बिगनिंग से ही डे 1 से ही आप अच्छा खासा नंबर लेके आ रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रीवियस ईयर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहे हो, तो बात अलग है। बट हाँ, अगर आपका वो हिसाब है कि कट ऑफ गया 150 नंबर आपके आ रहे हैं, 50 नंबर 200 में से, तो आपको अभी मॉक नहीं देना चाहिए। अभी आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स बढ़ानी चाहिए। और मॉक्स एकदम एंड में भी नहीं देना चाहिए कि अब आपका एग्जाम 4 दिन बाद है तो अब आप मॉक्स दे रहे हो। मॉक्स आपको बीच में देने, जब आपका आधे से 2/3 सिलेबस कवर हो गया हो। मॉक्स का बेनिफिट क्या है, आपकी स्पीड बिल्टअप होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नंबर्स लिमिटेड हैं। आप 20 साल पुराना पेपर उठाओगे PO का, तो उससे भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, पैटर्न बहुत चेंज हो गया। आप पिछले 4-5 साल के ही पेपर से आइडिया लोगे, तो वो आपके पास 5 ही साल के पेपर हैं। तो मॉक्स आर नॉट द बेस्ट ऑप्शंस। आपके बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, बट उनके नंबर्स लिमिटेड है, इसलिए आपको मॉक पे जाना पड़ेगा स्पीड बिल्ड करने के लिए और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को ज़्यादा गलत कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आप इजीली कर ले जा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तो आप अपना पैटर्न समझने पड़ोगे, अपना स्वीट स्पॉट समझने लगोगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी अपने मॉक्स के थ्रू ही डेवलप कर पाओगे। अब बारी है रिवीजन की। देखिए रिवीजन इज द की। आप पढ़ रहे हो और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, सो यू विल फॉरगेट। क्वांट के केस में ये थोड़ा कम लागू होता है, आपके कॉन्सेप्ट एक बार बन गए तो आप 2-4 महीने बाद भी रिवीजन करोगे तो भी आप उसको मतलब रिवाइव कर ले जाओगे। बट हाँ, जनरल नॉलेज के केस में तो ये बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर्स के केस में तो मतलब आपको रिवीजन रेगुलर करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए मेरा अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में ऐसा है कि देखो मैंने भी बहुत तरीके ट्राई करे बैंक एग्जाम के लिए, उसके आगे जो एग्जाम दिए उनके लिए भी। अभी की डेट में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, अंकी ड्रॉइड इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। उसमें आपका स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल, जो दो मेरी अप्रोच होनी चाहिए रिवीजन के लिए, दोनों को उसमें वो लोग
अडॉप्ट करे हैं। एक्टिव रिकॉल मतलब कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर रिकॉल करना है, आप उसको पढ़ते जाओगे मैगजीन में तो यू विल नॉट बी एबल टू जज कि वेदर यू आर एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन और नॉट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अपने ब्रेन को इम्फेसाइज करोगे, फोर्स करोगे आंसर को रिकॉल करने में, तो आपकी मेमोरी डेवलप होगी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, न्यूरल लिंक डेवलप होंगे। और स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब कि आपको कुछ कुछ टाइम के बाद रिवाइज करना है। जैसे मेरा पहले मानना था कि मैंने जो आज पढ़ा वो एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद और एक महीने बाद ऐसे मुझे रिवाइज करना है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन से आप इजीली उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा, इस मोबाइल एप्लीकेशन का ये भी फ़ायदा है एंकीड्रॉयड का कि जो मैंने आपको स्पेस रेपिटेशन बताया है ये हर टॉपिक के लिए अलग हो सकता है। सपोज मैंने कोई टॉपिक आज पढ़ा, वो मुझे ऑलरेडी आता था, PSLV GSLV साइंस के टॉपिक में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बट हाँ पॉलिटी के टॉपिक हैं, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं, तो दोनों के लिए सेम स्पेस्ड रेपिटेशन का मेरा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए सेम। भाई जो टॉपिक में ज़्यादा भूल रहा हूँ उसको मुझे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। तो हाँ, ये मुझे अप्रोच अच्छा लगा था। और उसके बाद आप मोटिवेशन का तो उतना इंपॉर्टेंस मुझे लगता नहीं है, डिसिप्लिन की है। सो ऑल द बेस्ट। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू। If you have come till this time stamp, it's great. So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू।